स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। आज हम लोग जो है बिहार स्टाफ नर्स के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ जो है इसमें टेस्ट सीरीज़ जो है वो फ्री रहेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ जो है बैच अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल रहा है। बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 700 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 700 है। बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पर जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दिए गए नंबर पे जो है कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि महिला प्रजनन तंत्र में गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूट्रस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? टू प्रोड्यूस ओवा इन द ओवरी, टू डेवलप द फीटस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, टू एड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें यूट्रस का क्या काम होता है? यूट्रस का काम होता है कि यूट्रस का क्या काम होता है? तो यूट्रस का काम होता है कि टू डेवलप द फीटस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब मतलब क्या बोलते हैं हम, गर्भाशय का मुख्य कार्य यही होता है कि जो भ्रूण है उसका विकास करना। यह क्या करता है? तो यह जो यूट्रस है उसमें बच्चे के लिए सुरक्षित जो है इन्वायरमेंट प्रदान करने का काम करता है। अगर अन्य में देखें तो अंडाणु का उत्पादन जो है ओवरी का कार्य है। ठीक है, और माहवारी चक्र में भी हार्मोन की भूमिका होती है किसके? तो वो हमारे यूट्रस से ही। ठीक है, तो यूट्रस का क्या काम है, मेन काम? तो टू डेवलप द फीटस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? विच हार्मोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन। Which hormone is the most important during pregnancy? प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो वो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? तो वो जो यूट्रस का जो परत होता है, लेयर होता है, उसको मोटा करके जो भ्रूण होता है उसके विकास के लिए जो है उपयुक्त वातावरण बनाता है और फिर गर्भावस्था को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। तो एस्ट्रोजन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसव के किस चरण में गर्भाशय की मांसपेशियां सबसे अधिक सिकुड़ती हैं? ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डू यूट्रिन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इंटेंसली? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, पोस्टपार्टम स्टेज। तो कब जो है मसल सबसे ज़्यादा यूट्रिन मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है इंटेंशनली? तो वो सेकेंड स्टेज में। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है? तो बच्चे का जन्म होता है, जिसमें कि जो यूट्रस के मसल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ताकि जो बच्चा है उसका प्रसव नाल के माध्यम से जो है बाहर आ सके। और पहले चरण में क्या होता है? तो सर्विक्स का जो क्या बोलते हैं, सर्विक्स का जो ओपनिंग होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसवोत्तर देखभाल में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल इन पोस्टपार्टम केयर? रक्तस्राव की निगरानी, स्तनपान का प्रोत्साहन, गर्भाशय के संकुचन की जांच, गर्भावस्था का पुनः परीक्षण। तो क्या कौन सा जो है पोस्टपार्टम केयर में ज़रूरी नहीं है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था का पुनः परीक्षण। क्योंकि प्रसवोत्तर देखभाल में रक्तस्राव की निगरानी, स्तनपान का प्रोत्साहन और ये गर्भाशय की स्थिति की जांच जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन गर्भावस्था का पुनः परीक्षण करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परिवार नियोजन के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी और स्थायी मानी जाती है? विच फैमिली प्लानिंग मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव एंड परमानेंट? कॉन्डम, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, स्टेरिलाइजेशन और कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन। तो ये परमानेंट मेथड पूछ रहा है। ठीक है, तो परमानेंट मेथड कौन सा है? तो स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, नसबंदी जो पुरुष या महिला दोनों में जो है परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड है, जबकि जो अन्य विधियाँ हैं वो टेम्पोरेरी हैं। जो
महिला होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें ट्यूबेक्टॉमी होता है, ठीक है, स्टरलाइजेशन, और मेल में जो है वेसेक्टॉमी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा लक्षण गर्भावस्था का संकेत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। तो कौन सा जो है एक गर्भावस्था का लक्षण नहीं है? तो वो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये जो है नॉर्मल लक्षण नहीं होता, या कभी कभी समस्या हो सकती है, ठीक है। मासिक धर्म का रुकना, बाकी जो इंक्रीज्ड यूरिनेशन है और ब्रेस्ट स्वेलिंग और टेंडरनेस, ये जो सब साइन है किसके? तो प्रेगनेंसी के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार किस महीने तक सामान्य से लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है? By which month of pregnancy does the uterus increase about 1000 times its normal size? 3rd month, 6th month, 9th month और 12th month। तो कब जो है यूट्रस का साइज़ 1000 टाइम्स जो है बड़ा हो जाता है? तो 9वें महीने में, ठीक है, लगभग 9वें महीने तक जो है वो 1000 गुना बड़ा हो जाता है, जिससे कि जो क्या बोलते हैं, इन जो फीटस है उसको पर्याप्त जगह मिल सके ग्रोथ के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसव के दौरान शिशु का सामान्य प्रस्तुति कौन सी होती है? व्हाट इज़ द नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग लेबर? ब्रिज पोजीशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन और फुटलिंग प्रेजेंटेशन। तो कौन से जो है सबसे सामान्य और सुरक्षित प्रस्तुति होती है? तो वो है हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें कि बच्चे का जो सिर है वो नीचे की ओर होता है, जिसमें कि जो नॉर्मल लेबर करने में जो है इजी होता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन सबसे उचित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था में किस विटामिन की कमी से निष्प्रजन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं? Deficiency of which vitamin during pregnancy can cause neural tube defects? विटामिन ए, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है? किसकी कमी से? तो वो है हमारा विटामिन B9, फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी से जो है वो इन्फेंट के जो तंत्रिका तंत्र है उस पर जो है डिफ़ॉल्ट आ सकता है, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकती है। इसीलिए जो है प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोस्टपार्टम हेमरेज की मुख्य वजह क्या है? व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? यूट्रिन एटोनी, इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, हाई ब्लड प्रेशर। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है लेबर के बाद, तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? तो यूट्रीन एटोनी, ठीक है, गर्भाशय की पूर्ण संकुचन ना होना। लेबर के बाद क्या होता है? तो गर्भाशय के जो मसल्स होते हैं वो पूरी तरह से सिकुड़ नहीं पाती है, जिसके कारण कि क्या बोलते हैं, हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो माँ के जो जान है उस पर भी खतरा बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परिवार नियोजन के अंतर्गत IUD का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of IUD in family planning? Intrauterine device, intraurinary device, internal uterine device, intra-umbilical device। तो IUD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्रिन डिवाइस, जो कि गर्भाशय के अंदर डाला जाता है ताकि गर्भधारण ना हो। इंट्रायूट्रिन डिवाइस क्या है? तो कॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था में महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी अधिक लेनी चाहिए? हाउ मैनी एडिशनल कैलोरीज शुड अ प्रेग्नेंट वुमेन कंज्यूम पर डे? 100 कैलोरी, 300 कैलोरी, 500 कैलोरी, 700 कैलोरी। तो कितने जो है लेना चाहिए पर डे के हिसाब से एक प्रेग्नेंट वुमेन को? तो 300 कैलोरी, ठीक है। महिला को लगभग जो है 300 कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त लेना चाहिए, ताकि क्या हो? तो ताकि जो इन्फेंट है उसके विकास के लिए पर्याप्त ऊर्जा, जो एनर्जी है उसको मिल सके, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू करना चाहिए। व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग बी इनिशिएटेड आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 12 आवर्स, इमीडिएटली और विद इन 1 आवर, आफ्टर 2 डेज। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब स्टार्ट करना चाहिए, तो तुरंत, ठीक है, तुरंत या फिर 1 घंटे के अंतर जो है भीतर जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए, ताकि माँ के दूध से बच्चे को जो है न्यूट्रिशन और जो रोग प्रतिरोधक तत्व है वो मिल सके। क्योंकि माँ के जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे को आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, माँ के थ्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था के दौरान कौन सी स्थिति आपातकालीन मानी जाती है। विच कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड एन इमरजेंसी। नॉर्मल वॉमिटिंग, प्री इक्लैम्सिया, नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन, मिल्ड एब्डोमिनल पेन। तो इमरजेंसी कौन सी अवस्था को हम लोग मानते हैं, तो प्री एक्लैम्सिया को, ठीक है। प्री एक्लैम्सिया एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें कि क्या हो जाए तो गर्भवती महिला का हाई ब्लड प्रेशर और यूरिन में जो है प्रोटीन आ जाता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा होता है, इसलिए इसको इमरजेंसी कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था में निम्नलिखित में से किस चीज़ से बचना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विटामिन सप्लीमेंट्स, टबाको एंड अल्कोहल, लाइट एक्सरसाइज, एडिक्वेट वाटर इनटेक। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो तंबाकू एंड अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है तो बच्चे के ग्रोथ में बाधा आ जाती है और गंभीर जो है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो पैदा हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। What is the main purpose of health education? To treat patients, to make people aware about health, to distribute medicines, to admit in hospitals। तो हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या होता है, तो इसका मेन एम होता है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ठीक है, ताकि उनके जो स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अगर बढ़ेगी तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए वो खुद प्रेरित होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य प्रचार के निम्न में से कौन सा तरीका प्रभावी संवाद का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हेल्थ प्रमोशन। वन वे इंफॉर्मेशन डिलीवरी, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट, ओनली गिविंग रिटन इन्फॉर्मेशन, गिविंग ऑर्डर्स। तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है, एक संवाद स्थापित करने का, प्रभावी संवाद स्थापित करने का सबसे प्रभावी उदाहरण क्या है हमारा, तो रोगी की बात सुनना और समझना, ठीक है। प्रभावी संवाद में सिर्फ जानकारी देना ही नहीं बल्कि सामने वाले की बात सुनना और समझना भी ज़रूरी होता है, ताकि जो सही व्यवहार है और बदलाव हो सके इसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी और परिवार के साथ संवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर कम्युनिकेशन विथ पेशेंट एंड फैमिली। ओनली टॉकिंग, एक्टिव लिसनिंग, आर्गुइंग, बीइंग साइलेंट। तो अभी हमने ऊपर देखा कि सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है, सुनना भी ज़रूरी है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, तो एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, सक्रिय सुनना, ठीक है। रोगी और परिवार के भावना और ज़रूरतों को समझने में जो है हेल्प करता है, जिससे कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और समर्थन संभव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामुदायिक स्वास्थ्य का मुख्य फोकस क्या होता है। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स ओनली, मीटिंग द हेल्थ नीड्स ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या होता है, तो पूरे समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और रोकथाम के उपाय लागू करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोग नियंत्रण और रोकथाम में कौन सी विधि प्रमुख है। विच मेथड इज़ प्राइमरी इन डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ओनली ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन,
और हॉस्पिटलाइजेशन। तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है किसी भी इन्फेक्शन को रोकने और समुदाय में फैलाव कम करने के लिए? तो वो है हमारा वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण स्वास्थ्य का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ सेफ्टी, वर्ली प्लांटिंग ट्रीज, वाटर कंजर्वेशन। तो पर्यावरण स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रदूषण को कम करना और लोगों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, जिससे कि बीमारियों की जो है प्रिवेंशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या शामिल होता है? व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइमरी हेल्थ केयर? ओनली इमरजेंसी सर्विसेज, ऑल एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज लाइक वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, ओनली हॉस्पिटल एडमिशंस। तो पीएचसी में क्या शामिल है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर में? तो सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता और भी मातृ शिशु देखभाल, ये सब जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स? ओनली गिविंग मेडिसिन्स, providing health education and disease prevention, hospital admissions, conducting tests। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या काम होता है? तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना और रोगों की रोकथाम करना होता है, ताकि समुदाय जो है वो स्वस्थ रह सके, वहाँ इन्फेक्शन ना फैले। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोग नियंत्रण में संपर्क अनुवर्ती का क्या महत्व है? What is the importance of contact tracing in disease control? Identifying those spreading diseases, finding and testing people who had contact with infected person, only giving medicine, building hospitals। तो संपर्क अनुवर्ती से क्या होता है? तो रोग फैलने वालों के संपर्क में आए लोगों का जो है जल्दी पता लगा करके परीक्षण और उपचार किया जा सकता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है? जिससे कि रोग फैलाव कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सैनिटेशन ऑन हेल्थ? प्रमोट्स डिजीजेस, प्रिवेंट्स डिजीजेस, नो इफेक्ट, ओनली क्लीन्स वाटर। अगर मतलब एक इंसान जो है स्वच्छ रहता है, पूरा मतलब स्वच्छता को मेंटेन करता है, तो उससे क्या होगा? तो उससे बीमारियों के जो कारण कॉजेज़ होते हैं उनको कम किया जा सकता है, जैसे कि जल जनित रोग, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या करता है सैनिटेशन? तो रोगों की रोकथाम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य शिक्षा में किस प्रकार की भाषा सबसे प्रभावी होती है? व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्थ एजुकेशन? कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, वर्ली इंग्लिश लैंग्वेज डजंट मैटर। तो हेल्थ एजुकेशन में हम लोग किस तरह की भाषा का यूज़ करेंगे? तो सरल भाषा। ठीक है, सरल और समझने योग्य भाषा, जिससे कि जो है जो संदेश है वो हमारा आसानी से समझ आ सके और व्यवहार में जो है परिवर्तन हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य प्रचार के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा होता है? व्हाट इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर हेल्थ प्रमोशन? रेडियो, टेलीविज़न, कम्युनिटी मीटिंग्स, ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हमें हेल्थ को प्रमोट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सभी माध्यम से जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इसलिए हम हर मेथड का जो है यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे अच्छा समय कब होता है? व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू फैमिली मेम्बर्स? व्हेन दे आर सिक, बिफोर एनी हेल्थ प्रॉब्लम अराइजेस, ओनली इन हॉस्पिटल, नो स्पेसिफिक टाइम। तो हम लोग हेल्थ एजुकेशन कब देंगे? तो हेल्थ एजुकेशन जो है पहले से देना बेहतर होता है, ताकि जो है रोगों की रोकथाम हो सके और परिवार स्वस्थ रहे। जब अगर उनको जो है पहले से ही बीमारी के बारे में पता रहेगा कि ये करने से बीमार हो सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो अपना खुद से प्रिवेंशन करेंगे ना। तो इसीलिए जो है हमें पहले ही जो है हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल, ओनली मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ ओनली इन सिटीज़। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन एम क्या होता है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है? तो सभी लोगों को उचित, सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा मिल सके, अवेलेबिलिटी फॉर हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण से स्वास्थ्य संबंधित कौन सी समस्या हो सकती है? विच हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी काउज्ड बाय एनवायरनमेंट? रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यू टू पॉल्यूशन, ओनली मेंटल इलनेस, ओनली हार्ट डिजीज, नो डिजीज। तो पर्यावरण अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूटेड होगा तो उससे क्या होगा? तो उससे जो है प्रदूषण से सांस की बीमारियां होंगी। ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यू टू पॉल्यूशन, जैसे कि धुआं, धूल आदि से क्या होगा? तो सांस संबंधित रोग होंगे जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन? ओनली रिक्रूटिंग नर्सेज, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स, ओनली पेशेंट केयर। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का एम क्या होता है? तो नर्सिंग स्टाफ, संसाधन और सेवाओं का सही प्रबंधन करना, ताकि जो है क्या प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ताकि गुणवत्ता वाली देखभाल जो है सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग प्रबंधन के किस सिद्धांत में संचार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? इन विच नर्सिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कम्युनिकेशन कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो किस में जो है हमारा कम्युनिकेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है? तो निर्देशन में। ठीक है। डायरेक्टिंग में, ताकि टीम के सदस्यों के कार्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी और मार्गदर्शन मिल सके। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्पताल प्रशासन में लाइन स्टाफ का क्या अर्थ है? व्हाट डज लाइन स्टाफ मीन इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? एडवाइजरी स्टाफ, staff directly involved in patient care, administrative staff, external staff। तो लाइन स्टाफ कौन से होते हैं? तो लाइन स्टाफ वे होते हैं जो कि सीधे मरीजों की देखभाल करते हैं। ठीक है। सीधे मरीजों की देखभाल करते हैं, जैसे कि नर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियन। तो ये सब क्या है? तो ये सब लाइन स्टाफ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन फर्स्ट वाइल ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज? रिक्रूटिंग स्टाफ, एक्सेसिंग नीड्स, स्टॉकिंग मेडिसिन्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग कोई भी हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारा सबसे बड़ा ज़रूरी क्या होगा? तो सबसे पहला ज़रूरी है कि समुदाय या संस्था की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझना। ठीक है। आवश्यकताओं का आकलन करना, ताकि उचित योजना बना करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा कानून का उद्देश्य है? विच आर द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ मेडिसिन लॉ? मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट राइट्स, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स। तो मेडिकल लॉ का पर्पस क्या होता है? तो मेडिकल लॉ जो है रोगियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो है बनाया गया है, ताकि रोगी के अधिकार की सुरक्षा हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग काउंसलिंग का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द नर्सिंग काउंसिल? रिक्रूटिंग नर्सेज, रेगुलेटिंग नर्सिंग एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो नर्सिंग काउंसिल क्या है? तो नर्सिंग काउंसिल जो है नर्सिंग शिक्षा के मानक निर्धारित करती है और नर्सों का पंजीकरण करती है, ताकि जो है उनकी गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग प्रशासन में संसाधन प्रबंधन का क्या अर्थ है? व्हाट डज रिसोर्स मैनेजमेंट मीन इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन? ओनली स्टाफ मैनेजमेंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट। तो
प्रशासन में संसाधन प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी मतलब वित्त, उपकरण, सामग्री, मानव संसाधन है, उनका उचित उपयोग जो है शामिल होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्पताल प्रशासन में नीति निर्माण का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? स्टाफ ट्रेनिंग, क्रिएटिंग गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल ऑपरेशंस, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट ट्रीटमेंट। तो नीतियाँ क्या करती हैं? जो गाइडलाइंस होती हैं अस्पताल के, तो वो सभी विभागों को सही दिशा प्रदान करते हैं जिससे कि जो काम है वो कुशलता से हो सके। तो वो क्या करती हैं? तो क्रिएटिंग गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग प्रबंधन में मोटिवेशन का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मोटिवेशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट? टू पनिश स्टाफ, टू एनहांस स्टाफ परफॉर्मेंस, टू गिव लीव टू स्टाफ, टू सस्पेंड स्टाफ। तो मोटिवेशन का क्या महत्व होता है नर्सिंग मैनेजमेंट में? तो टू इनहेंस स्टाफ परफॉर्मेंस, ठीक है। मोटिवेशन से जो कर्मचारी होते हैं उनमें उत्साह आता है और वे बेहतर काम करने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग कानून के अनुसार नर्स की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? अकॉर्डिंग टू नर्सिंग लॉ, व्हाट इज़ द नर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन्स, केयरिंग फॉर द पेशेंट, क्लीनिंग द हॉस्पिटल, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। तो नर्स की पहली जिम्मेदारी क्या होती है अकॉर्डिंग टू नर्सिंग लॉ? तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है रोगी की देखभाल करना और उसकी देखभाल को अच्छी तरह से सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग प्रशासन में निर्णय लेना किस प्रक्रिया का हिस्सा है? इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग इज पार्ट ऑफ विच प्रोसेस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो निर्णय लेना किसका हिस्सा है? तो प्लानिंग का, ठीक है। निर्णय लेना योजना बनाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है अच्छे रास्ते तय किए जाते हैं। नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? विच प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विस? इंस्पेक्शन एंड इवेल्युएशन, वनली रिक्रूटिंग, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, वनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो क्या ज़रूरी है हमारे नर्सिंग सर्विसेज के क्वालिटी को ये मेंटेन करने के लिए? तो वो ज़रूरी है हमारा कि इंस्पेक्शन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस जो कि नर्सिंग सर्विसेज की क्वालिटी को इंश्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो इससे कि ऐसे करने से क्या होता है? तो नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता में सुधार और मानकों का पालन सुनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग प्रबंधन में स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या है? व्हाट डज अ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीनिंग इन नर्सिंग मैनेजमेंट? The area of control indicating how many staff or managers, supervisors, total hospital area, staff salary scale और quantity of medicine। तो span of control क्या होता है? तो इससे पता चलता है कि एक प्रबंधन के अधीन कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। तो the area of control indicating how many staff or manager, supervisors। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सा एवं नर्सिंग कानून में संवेदनशीलता का क्या मतलब है? व्हाट डज कॉन्फिडेंशियलिटी मीन इन मेडिकल एंड नर्सिंग लॉ? मेकिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक, कीपिंग पेशेंट्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिक्योर, हाइडिंग हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन, हाइडिंग मेडिसिन्स। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि मरीज़ की निजी जानकारी को बिना अनुमति के किसी के साथ साझा नहीं करना। तो कीपिंग पेशेंट्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिक्योर। अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि नर्सिंग कानून के अनुसार नर्स की पंजीकरण की वैधता कितने वर्षों तक होती है? अकॉर्डिंग टू नर्सिंग लॉ, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज़ नर्स रजिस्ट्रेशन वैलिड? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, लाइफ टाइम। तो आमतौर पे जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो 3 वर्षों के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है उसका फिर रिन्यूअल करवाना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जो है PDF मिल जाएगा।
अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।